Next, we will talk about the capital structure, that is fixed and working capital structure. देखिए, if we talk about the fixed capital structure means fixed working capital is that capital which is involved in the business for long duration. एक बार पैसा बिजनेस में लगा दिया, जब तक बिजनेस कंटिन्यू रहेगा तब तक वो कैपिटल इन्वॉल्व रहेगी. But if we talk about the working capital is that capital which is used in our day to day activities. That means एक बार बिजनेस में लगाया तो वो फिक्स नहीं है, वो हमें हमारी डेली एक्टिविटीज, डेली काम को करने के लिए हेल्प करेंगे. फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है, बिल्डिंग का रेंट देना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, मशीनरी की मेंटेनेंस है, वो सारे एक्सपेंडिचर्स किस में आएंगे? वर्किंग कैपिटल. तो मेरे को अपने बिजनेस के लिए दो ही कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है. फर्स्ट वन इज फिक्स्ड एंड सेकंड वन इज वर्किंग कैपिटल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल. Let's talk about the fixed working capital. Fixed capital refers to investment in the long term assets. As we have discussed, यहाँ पे उन्हीं assets पे इन्वेस्ट किया जाता है जो एक बार बिजनेस में इन्वॉल्व कर दी, लॉन्ग ड्यूरेशन तक मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व रहेंगी, उनको इजीली विड्रॉ नहीं किया जा सकता. जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, मशीनरी एक बार लगा दी, सेटअप कर दी, जब तक वो मशीनरी डिप्रिशिएट नहीं हो जाती, जब तक वो मशीनरी खराब नहीं हो जाती, मेरे बिजनेस में लॉन्ग ड्यूरेशन तक इन्वॉल्व रहती है. राइट. Next thing is the management of fixed capital or the investment capital budgeting decisions are important in the following regions. Why the fixed capital decision is important? Why the capital budgeting is important? देखिए, कैपिटल बजटिंग यहाँ पे क्यों डिस्कस हुआ है, हमने पहले भी बात करी. अगर हम फिक्स्ड कैपिटल की बात करते हैं तो वो चीज़ क्या होती है? कैपिटल बजटिंग भी उसको बोला जाता है. यहाँ पे हम बजट प्रिपेयर करते हैं, कितनी हमारी इनकम है और कितना हमारा एक्सपेंडिचर है. फर्स्ट थिंग इज लॉन्ग टर्म ग्रोथ. These decisions have bearing on the long term growth. Means एक बार हमने बिजनेस में कैपिटल लगा दी, कैपिटल लगाने के बाद वो जो ड्यूरेशन है, जो रिटर्न मेरे को आएगा, वही मेरे बिजनेस की ग्रोथ को डिपेंड करेगा. अगर मैंने सही जगह इन्वेस्टमेंट किया, रिटर्न अच्छा मिला, तो मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता हूं. अगर मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत हो गया तो मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है. तो सबसे पहली चीज़ आती है लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ दी बिजनेस. Large amount of fund involved. As we know, in the fixed capital, a huge amount of capital is involved. That means अगर मेरे को मशीनरी परचेज करनी है, अब मशीनरी 100 या 200 रुपीज़ की तो आती नहीं है, अगर मेरे को अच्छी मशीन परचेज करनी है तो करोड़ में इन्वेस्टमेंट होता है. तो जनरली जो अमाउंट होता है इन्वेस्टमेंट का फिक्स्ड कैपिटल के अंदर, वो बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है. नेक्स्ट थिंग, रिस्क इन्वॉल्व. देखिए, fixed capital involves investment of huge amount. It affects the return of the firm as whole long term. Therefore, the investment decision involving fixed capital influence the overall business risk complexions. देखिए क्या होता है, if I am involving the capital in my business, अगर मैंने बिजनेस में कैपिटल इन्वॉल्व करी तो एक रिस्क उसके साथ अटैच हो जाती है. रिटर्न मेरे को आएगा नहीं आएगा, ये एक रिस्क है. बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, वो एक रिस्क है. मैंने सारा सेटअप कर दिया, सारी मशीनरीज परचेज कर दी, सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी मेरा प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो रहा है, कंज्यूमर मेरे प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर रहे, तो वो क्या हो जाएगी? मेरे लिए रिस्क हो जाएगी. Irreversible decisions means once you have taken the decision to invest your fund in any type of in security, any type of sectors, then you cannot change your decisions. एक बार पैसा लग गया, एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स रहेगा. That means these decisions are once taken are not reversible without incurring heavy losses. That means अगर आप फंड्स को निकालते हो, फंड्स रिमूव कर रहे हो वहाँ से, तो आपको या तो हैवी लॉसेस होंगे या फिर आप उस फंड्स को रिमूव ही नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट थिंग इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. Now the factors affecting the requirement of the fixed capital. Fixed capital की हम बात करें तो first one is nature of the business. इफ यू आर हैविंग वेरी लिमिटेड एरिया बिजनेस, बहुत छोटा सा बिजनेस है, तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? कंपैरेटिवली कम होगी. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस है, बहुत सारे प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हो, तो आपको बड़ा बिजनेस, बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस ओपन करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी.
Scale of operations. A larger the organization operating at the higher scale needs bigger plant, more space, etc. That means आपका जो एरिया है, वर्किंग एरिया, वो डिपेंड करेगा आपकी कैपिटल। मीन्स अगर आपने बहुत छोटे से एरिया में बिजनेस ओपन कर रखा है तो कम कैपिटल में भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स ओपन कर रहे हैं, बहुत बड़े मॉल, सिटी मॉल्स वगैरह आप बना रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो भी ज़्यादा होगी, और साथ के साथ वो जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगी। Okay, the next topic is choice of the techniques. As we know, the techniques in the organization is changing very rapidly. आज जो हम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, अगर उसको कंपेयर किया जाए पिछले कुछ सालों से, तो हम देखेंगे कि काफ़ी ड्रेस्टिक चेंज आया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज हमारे सामने आई हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है हमारे मोबाइल फ़ोन्स। पहले जो मोबाइल फ़ोन्स थे सिर्फ कॉलिंग के काम आते थे, उन्हीं चीज़ के लिए हम उनको यूज़ कर पाते थे, लेकिन आज उनके साथ बहुत सारे फीचर्स हमको अवेलेबल हो जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे जैसे मार्केट में डिमांड चेंज होती है, जैसे जैसे मार्केट का सिनेरियो चेंज होता है, हमें क्या करनी पड़ती है, टेक्निक भी यूज करनी पड़ती है। नाउ सम ऑर्गेनाइजेशन इज द लेबर इंटेंसिव। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तो क्या होती है, लेबर से हैंडमेड प्रोडक्ट पे ज्यादा बिलीव करती हैं, लेकिन कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो होती है हमारी टेक्निक्स कैपिटल इंटेंसिव। दैट मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मशीन्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। आज हम बात करें, अगर ऑर्गेनाइजेशन हाथ से सारा काम कर रही है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो चीज़ ऑर्गेनाइजेशन पूरी डिपेंडेंट है किसके ऊपर, मशीन्स के ऊपर पूरी डिपेंडेंट है, तो उनको अपनी जो टेक्निक्स है उनको रैपिडली चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट थिंग इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अब देखिए क्या होता है कि भाई जो टेक्नोलॉजी मैं यूज कर रहा हूं वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, ऑब्सोलीट होती जाती है, खराब होती जाती है। ठीक है, आज मैं कोई नई मशीनरी सेटअप करता हूं तो उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, लेकिन जैसे जैसे मशीनरी यूज होती जाएगी, जैसे जैसे मैं उस पर प्रोडक्शन करता जाऊंगा, उस मशीन की लाइफ खत्म होती जाएगी। इसी वजह से क्या होता है, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो ऑब्सोलेंस होने की वजह से क्या होता है, हमें उनको रिप्लेस करना पड़ता है और हायर इन्वेस्टमेंट उन एसेट्स में इन्वॉल्व किया जाता है। इसका मतलब आज मशीनरी खराब हो गई तो वही इन्वेस्टमेंट जो मैंने उसको स्टार्टिंग में किया था उस मशीनरी के, वो दोबारा से मेरे को करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ओके, higher growth of the organizations generally requires higher investment in the fixed assets. Even when such growth is expected, a company may choose create higher capacity in order. That means अगर मेरे बिजनेस के ग्रोथ होने के चांसेस, मेरे बिजनेस के बढ़ने के चांसेस, डाइवर्सिफाई होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, तो मैं ज़्यादा कैपिटल, फिक्स कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे को लग नहीं रहा कि बिजनेस ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू हो सकता है, आई कैन कंटिन्यू माई बिजनेस फॉर नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स, तो उस केस में क्या होगा, मेरे को कम कैपिटल इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, मेरी कम कैपिटल के साथ काम चल जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस बढ़ने वाला है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है मार्केट के अंदर, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मेरी जो कैपिटल लगेगी वो ज़्यादा भी लगेगी और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मेरे को कैपिटल इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। नेक्स्ट थिंग इज डाइवर्सिफिकेशन। अब देखिए, अ फर्म में चूज टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशंस फॉर वेरियस रीजंस। विद डाइवर्सिफिकेशन फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस। देखिए, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है हमारे सामने आईटीसी का। जब आईटीसी हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुई थी फर्स्ट टाइम, तो उसका जो फर्स्ट सेगमेंट था वो था टोबैको प्रोडक्ट्स का। ठीक है, जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं वो उन पे लिखा आता था आईटीसी। आईटीसी को लगा कि भाई हमारा रेवेन्यू अच्छा आ रहा है, एक सेगमेंट से काम नहीं चलेगा, हम अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हैं, बढ़ाते हैं। तो आपने देखा होगा कि भाई आईटीसी ने अपना एक सेगमेंट इंट्रोड्यूस किया, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स। जितने भी आप बिस्किट्स, व्हीट फ्लोर, वो सारी चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं वो उसका किसका मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चर हो रहा है आईटीसी के थ्रू। नेक्स्ट फिर उन्होंने अपना सेगमेंट बढ़ाया स्टेशनरी प्रोडक्ट की तरफ। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो करता जाता है, हम अपने बिजनेस को क्या करते जाते हैं, डाइवर्सिफाई करते जाते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाते जाते हैं। नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स। Next thing is financial alternatives. A developed financial market may provide leasing facilities as an alternative outright purchase. Means if you are having good reputation in the market, you can also lease your machineries. You can purchase the machineries on the lease. That means purchase ना करके आपके पास ऑप्शन है, आप उस मशीनरी को किस पे ले लो, लीज पे ले लो, रेंट पे ले लो। उससे फायदा क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट आपका होने वाला था बहुत बड़ा, आप उस इन्वेस्टमेंट से बच जाएंगे।
लेकिन साथ के साथ आपके ऊपर एक लायबिलिटी भी आएगी कि आपको हर फिक्स ड्यूरेशन में क्या करना पड़ेगा, हर फिक्स ड्यूरेशन में आपको रेंट देना पड़ेगा, राइट। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, at the time certain business organization shares each other's facilities, for example bank may use another's ATMs or some of them may jointly establish a particular facilities। देखिए क्या होता है, कई बार बिजनेस फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए दो कंपनीज आपस में कोलैबोरेट कर देती है। फॉर एग्जांपल हीरो एंड होंडा इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द कोलैबोरेशंस ऑफ द फॉरेन एंड द इंडियन कंपनीज। देखिए जो होंडा थी उसके पास क्या थी, टेक्नोलॉजी, हीरो के पास क्या थी, लेबर। दोनों कंपनीज ने कोलैबोरेट किया और आपके सामने एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। साथ के साथ आज हम ATMs यूज करते हैं कई बैंक्स का, तो हम देखते हैं कि भाई हमारा अकाउंट तो किसी और बैंक के साथ है लेकिन हम किसी और ATM से अमाउंट को विड्रॉ कर पाते हैं। वो कैसा, सारी बैंक्स क्या करती है, आपस में कोलैबोरेट करके रखती हैं कि भाई अगर हमारा कोई कस्टमर आपके पास आता है तो आप उसको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे, हम भी आपके कस्टमर को वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो जनरली कोलैबोरेशन से क्या होता है कि आपका जो बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला होता है आप उस इन्वेस्टमेंट से बच जाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना पड़ता, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज द वर्किंग कैपिटल। Working capital is generally required for our day-to-day expenses. Apart from the investment in the fixed assets, every business organization needs to invest in the current assets. करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी एसेट्स जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, मींस उनको हमें कैश में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। जैसे हम जनरली एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट चीज़ आती है कैश। देखिए ये तो कैश होता ही है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कैश हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसको ईजिली कुछ भी चीज़ उससे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे सामने गोल्ड। गोल्ड एक ऐसा असेट है जिसको इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्यों होता है गोल्ड ऐसा, क्योंकि देखिए हम जब बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की, तो इंटरनेशनल मार्केट में दो ही चीज़ एक्सेप्टेबल होती है, या तो आपके पास फॉरेन करेंसी होनी चाहिए या आपके पास गोल्ड होना चाहिए। तो गोल्ड एक ऐसा एलिमेंट हो गया, ऐसी चीज़ हो गई जिसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, कैश में। देखिए तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, क्या क्या चीज़ वर्किंग कैपिटल में इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले जो हमने बात करी कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, ऐसा कैश जो हमारे पास रखा हुआ है या ऐसा कैश जो बैंक में डिपॉजिटेड है। नेक्स्ट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज, दैट मीन्स द इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स ऑफ द कंपनीज। Next is bill receivables, that is BR, which are issued by the any shopkeeper, any person who is taking the goods or who is selling the goods on the credit. Next is debtors, the amount which we have to receive from any of the person, ऐसा person जिसको या तो हमने goods credit पे दिया जिससे जो amount receive होने वाला है, तो ये भी क्या हो गया, कैश का पार्ट हो गया। इसी तरीके से finished goods, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं, सारी ऐसी चीजें हैं जो वर्किंग कैपिटल में इंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट थिंग इज हाउ वी कैन कैलकुलेट the working capital. The next important question is how we can calculate the working capital. The working capital is the difference between current assets and current liabilities. अब liabilities क्या है, जैसे हमारे creditors हो गए, इनके जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। जैसे हम बात करें डेटर्स, डेटर्स तो किस में होंगे, करंट एसेट्स में इंक्लूड होंगे, वैसे ही करंट लायबिलिटीज में कहा जाएंगे हमारी क्रेडिटर्स। तो जो करंट एसेट्स मतलब जो एसेट हमारे पास है उसमें से जो लायबिलिटी मीट आउट करने के बाद जो पैसा बचता है वही चीज क्या आती है, हमारी नेट वर्किंग कैपिटल। NWC means net working capital. The next thing is factors affecting the working capital. देखिए अब कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो आपको सिमिलर मिलेंगे, जैसे नेचर ऑफ द बिजनेस। द basic nature of the business influences the amount of working capital. A trading organization usually needs the smaller amount of working capital as compared to manufacturing organization. Why? बिकॉज देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को सारी मशीनरी सेटअप करनी है, सारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना है, उनके लिए फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होती है। लेकिन अगर ट्रेडिंग पर्सन के बारे में बात की जाए, ऐसा पर्सन जो मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज करके आगे गुड्स सप्लाई कर रहा है, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, परचेज कर रहा है मैन्युफैक्चरर से और गुड्स को आगे सप्लाई कर रहा है, तो उस सिचुएशन में उसकी कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। मैन्युफैक्चरर को तो वो सारे खर्चे करने हैं, सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करनी है, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा क्या होगी, बिल्कुल डेफिनेटली ज़्यादा होगी। लेकिन अगर ट्रेडिंग पर्सन की बात की जाए तो उसकी कॉस्ट क्या होती है, कंपैरेटिवली कम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशन, सेम टॉपिक। क्या होता है स्केल ऑफ ऑपरेशंस का मतलब, डिपेंड करता है हमारे बिजनेस के ऊपर कि भाई अगर हमारा बिजनेस
For an organization which operates on the higher scale of operations, the quantum of inventory debtors required is generally high. अगर आपका बिजनेस ऑपरेशन बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज स्केल में आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हो, तो आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जो आपका इन्वेंट्री लेवल है, वो ज़्यादा होगा. लेकिन अगर आप लिमिटेड एरिया में काम कर रहे हो तो आपका जो इन्वेंट्री लेवल है वो भी क्या करना पड़ेगा, कम होगा. और इन्वेंट्री कम रखनी पड़ेगी तो कैपिटल भी कम ब्लॉक होगी. जितना कम स्टॉक रखोगे, देखिए जितना फ्रीक्वेंटली आपका स्टॉक बिकेगा उतना आपको स्टॉक कम रखना पड़ेगा. ठीक है, तो कम स्टॉक रखोगे कैपिटल भी कम ही इन्वॉल्व होगी, राइट. लेकिन अगर आपको ज्यादा स्टॉक रखना पड़ रहा है तो डेफिनेटली बात आपकी कैपिटल भी ज्यादा इन्वॉल्व होगी. नेक्स्ट थिंग इज बिजनेस साइकिल. व्हाट इज बिजनेस साइकिल? मींस हाउ फ्रीक्वेंटली आई कैन कन्वर्ट द कैश इनटू कैश. क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर हम कोई भी कैश अपने बिजनेस में लगा रहे हैं तो बिजनेस में जब कैश लगाया उससे मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल से गुड्स फिनिश गुड्स में आया, फिनिश गुड्स से गुड्स कंज्यूमर के पास गया, कंज्यूमर ने वापस से मेरे को कैश पे किया. तो कितना फ्रीक्वेंटली मैं एक कैश को कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, वही चीज क्या होती है, बिजनेस साइकिल. जितना इसका ड्यूरेशन कम होगा उतना ही मेरे बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल होगा. जितनी जल्दी मैं एक कैश को कैश में कन्वर्ट कर पाऊंगा उतना ही मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिटेबल सिचुएशन हो जाएगी. नेक्स्ट थिंग इज प्रोडक्शन साइकिल. देखिए प्रोडक्शन साइकिल की अगर बात करें हम लोग तो क्या होता है, प्रोडक्शन साइकिल इज अ टाइम स्पैन बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड देयर कन्वर्जन इनटू फिनिश गुड्स. दैट मींस जितनी टाइम में आपका रॉ मटेरियल आया और आपने उसको कन्वर्ट कर दिया फिनिश गुड्स में, उसी को क्या बोला जाता है, प्रोडक्शन साइकिल. अब ये साइकिल भी क्या होनी चाहिए, बहुत रैपिड होनी चाहिए. रॉ मटेरियल आया, ऐसा नहीं है रॉ मटेरियल आकर मेरे पास रखा हुआ है काफी टाइम से, मैं उसको यूज ही नहीं कर रहा. जितनी जल्दी मैं उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूंगा इतनी जल्दी वो मार्केट में सेल होने के लिए आएगा, उतने ही उसके प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी सेल होने की. लेकिन अगर मैंने रॉ मटेरियल परचेज करके रख दिया और उसको यूज ही नहीं किया तो क्या मेरी कॉस्ट तो इनकर हो गई, लेकिन उससे अल्टीमेटली कोई भी बेनिफिट मेरे को नहीं मिल रहा है. नेक्स्ट इज क्रेडिट अलाउड. Different firms allows different credit terms to their customers. This depend upon the level of competition that firm faces as the credit worthiness of their client. इसका मतलब क्या हो गया कि भाई देखिए कई बार हम जब गुड्स परचेज करके आते हैं, अगर हम कंटिन्यूसली एक ही शॉपकीपर से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हमारी क्या होती है, उनसे एक रेपुटेशन मेंटेन हो जाती है और वो गुड्स हमें क्रेडिट पे भी मिल जाते हैं, राइट. अगर हमारा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, अगर हमारे पास कैपिटल की कोई कमी नहीं है तो हम इजीली गुड्स को क्रेडिट पे सेल कर सकते हैं, जिससे हमारी सेल इंक्रीज होगी. लेकिन अगर हमारे पास कैश ही नहीं है, हमारी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए कैश हमारे पास कम पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कैश में ही गुड्स को सेल किया जा सकता है. वी कैन नॉट सेल द गुड्स ऑन द क्रेडिट बेसिस. नेक्स्ट थिंग इज क्रेडिट अवेल्ड. Just as a firm allows the credit to its customer, it also may get credits from the supplier. That means the firm who is purchasing the goods from the suppliers avail them a credit facilities. That means उनको भी credit facility मिलती है. Supplier ऐसा बोलते हैं कि भाई आप goods रख लीजिए, पेमेंट आप हमें 1 महीने के बाद या आफ्टर 2 मंथ्स यू विल पे दी अमाउंट. तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो आज मेरे को नहीं पड़ेगी, आज मेरे को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, गुड्स मेरे पास रखा रहेगा. जिस टाइम गुड्स सेल हो जाएगा, सेल होने के बाद मैं सप्लायर का पेमेंट कर दूंगा. नेक्स्ट थिंग इज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी. Operating efficiency. Firms manage their operations with the varied degree of efficiency. For example, a firm managing its raw materials efficiently may able to manage the small balance. That means अब देखिए क्या होता है, मेरे को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई मेरे कितना स्टॉक हमेशा अवेलेबल मेरे पास होना चाहिए, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिनिश गुड्स हो. जितनी भी गुड्स की मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ती है, मींस मेरा मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए कितने गुड्स की मेरे को रिक्वायरमेंट है. अगर वो एस्टिमेशन मैंने लगा लिया तो अननेसेसरी कैपिटल जो मेरी ब्लॉक हो रही थी उस कैपिटल से मैं बच सकता हूँ, राइट. तो मेरे को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मेरे बिजनेस में कितनी गुड्स की एक बार में रिक्वायरमेंट होनी चाहिए या कितना गुड्स मेरे पास हमेशा स्टॉक में रखा रहना चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल. If the raw material and the other required materials are available freely, continuously, lower stock level may be suffice. That means if the raw material is easily available in the market, मतलब जो रॉ मटेरियल जिससे मैं अपना फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो मेरे को इजीली मिल जाता है तो मेरे को ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत ही नहीं है.
लेकिन फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कोल की, हम बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट की, उसमें क्या है, कोल की रिक्वायरमेंट है, आज कोल है, कल हो ना हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो उस सिचुएशन में मेरे को ज्यादा स्टॉक रखने की जरूरत पड़ती है। ज्यादा स्टॉक क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो मेरे पास कंटिन्यूस बेसिस पे अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करें, इफ द गवर्नमेंट पोटेंशियल ऑफ द कंसर्न इज परसीव्ड टू बी हायर, इट विल requires large amount of working capital so that it able to meet higher production and sales targets whenever required। इसका मतलब अगर फ्यूचर में मेरे को लगता है कि मेरा बिजनेस ग्रो कर जाएगा, मेरे को ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, तो ही मैं क्या करूँगा, ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा रिसोर्सेज को इन्वॉल्व करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर फ्यूचर में लगी नहीं रहा है, मेरी सेल बढ़ेगी, तो मेरे को ज़्यादा रिसोर्सेज इन्वॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं मैंगो की, अगर मैंगो एक ऐसा फ्रूट है जिसकी ऑप्शनल सीजन में सेल बढ़ जाती है, तो उस सिचुएशन में मेरे को उस टाइम ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत पड़ती है। Next thing is level of competition. Higher level of competition may necessitate larger stocks of the finished goods to meet its urgent order. That means if there is a competition in the market, goods की ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है, कस्टमर की नीड ज़्यादा है मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो मेरे को ज़्यादा स्टॉक रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कभी कभी आती है, हालांकि बल्क में आती है लेकिन कभी कभी आती है, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, उस सिचुएशन के अंदर मेरे को ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं पड़ती है। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन। With rising the price, larger amount is required even to maintain a constant volume of production and sales. That means जिस टाइम इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन वो सिचुएशन होती है जहाँ पे सारी चीज़ें क्या हो जाती है, कॉस्टली हो जाती है। तो अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा अपने रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए। साथ के साथ अपनी जो सेल्स है उसको मेंटेन करने के लिए भी मेरे को ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो भी रिसोर्सेज हैं जो मेरे गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए यूज़ आ रही है, वो सारी क्या हो गई, कॉस्टली हो गई। दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली हो गया, दैट मीन्स जो रॉ मटेरियल पहले मिल रहा था वो कॉस्टली हो गया। तो सारी चीज़ें जब कॉस्टली हो गई तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट की कैपिटल रिक्वायर्ड होगी अपने गुड्स को कस्टमर तक पहुँचाने के लिए। तो इसी के साथ क्या होता है कि भाई देखिए, it must however be noted that the inflation rate of 5% does not mean that every component of the working capital will change। अब ये क्या हो रहा है कि अगर 5% से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन इन्फ्लेशन 5% से हो रहा है, तो उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसका हो सकता है मेरी जो लेबर है वो कॉस्टली हो गई, हो सकता है जो मेरे मशीन की जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो कॉस्टली हो गई, लेबर ने अपनी कॉस्ट बढ़ा दी, रॉ मटेरियल कॉस्टली हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है। तो उसी के हिसाब से मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, अपने जो प्रोडक्ट है उसकी कंटिन्यूस सेल्स को मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी क्या हो सकता है, मैं रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूं। So students, I hope you have understood the complete chapter very well. This is all for today's video lecture. Thank you and have a nice day.